हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। किस टॉपिक पे बेस्ड? करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। जी हाँ, इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, एक्सप्रेशन, उसके सारे कंसेप्ट थ्योरी के साथ स्ट्रेट वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड बनती है, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वगैरह वगैरह, इससे जस्ट पहले लेक्चर में पढ़ाए थे, लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, बायो-सेवर्ट्स लॉ बताया था। अगर वो आपने अटेंड नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पीछे वाले लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल ले आइए अपना कॉपी और पेन साथ में करने के लिए ये बढ़िया वाले न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करते हैं हम पहले न्यूमेरिकल से। बच्चों, मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। प्यारे, सबसे पहला क्वेश्चन आया कि बेसिक लेवल से स्टार्ट करते करते मिड लेवल और हायर लेवल तक जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, साथ साथ में करना ज़रूरी है। क्या इससे पहले आपको ये बता दिया जाए, फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन पर आगे कराने से पहले कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। स्ट्रेट वायर, बच्चे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर फाइनाइट वायर है तो फाइनाइट वायर की वजह से ये जो P पॉइंट R डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पे जो फॉर्मूला होगा, ये φ2 है, ये φ1 है। इसका फॉर्मूला है μ0/4 पाई I/A sin φ1 प्लस sin φ2। ठीक है प्यारे। अच्छा, और यही फॉर्मूला अगर वायर दोनों तरफ से इनफाइनाइट हो जाए तो फॉर्मूला बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड का μ0/4 पाई 2I/A, क्योंकि दोनों एंगल्स हो जाते हैं 90-90। और अगर ये पॉइंट किसी वायर के एक एंड के पड़ोस में लाई कर रहा है, दूसरी तरफ से इनफाइनाइट है, और P पॉइंट किसी एक वायर के एंड के साइड में है, तो उस पॉइंट पे 2I/A की जगह हो जाती है सिर्फ I/A। ये फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे और बस इसी फॉर्मूले पे बेस यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है। साथ में डायरेक्शन भी जानना होगा। डायरेक्शन हम निकालते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, जैसे किसी वायर में करंट ऊपर जा रहा है ऐसे पकड़ते हैं, नीचे जा रहा है तो ऐसे पकड़ते हैं, बताया है, एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल इनफाइनाइट वायर की वजह से 2I/A, के तो लगेगा ही लगेगा, μ0/4 पाई। फिलहाल फिगर शोज 2 करंट कैरिंग वायर्स 1 and 2। यहाँ पे 2 करंट कैरिंग वायर्स ने, एक में करंट ऊपर जा रहा है, एक में करंट नीचे, 20 एम्पियर 30 एम्पियर, सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस। यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स P, Q एंड R। तीनों में डिफरेंस देखिए, तीनों का डिस्टेंस ये 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, मिड पॉइंट से 10-10, लेकिन एक इधर है, एक बीच में है, एक उधर है। तो प्यारे, ऐसे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जहाँ पर 2 वायर्स हैं, तो उस पॉइंट पे दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आप क्या करेंगे, दोनों की इंडिविजुअली मैग्नेटिक फील्ड अलग से लिखेंगे, उन दोनों के ब्रैकेट में उसका डायरेक्शन लिखेंगे। डायरेक्शन सेम है, ऐड कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है उस पॉइंट पे, 2 फील्ड्स का माइनस कर देंगे। परपेंडिकुलर है तो उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से। फिलहाल चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं एट पॉइंट P। पॉइंट P पे जरा देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें। बेटा फॉर्मूले में μ0/4 पाई की जगह मैं K लिख रहा हूँ, लेकिन फाइनली अगर कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे इसकी वैल्यू या इसका फॉर्मूला μ0/4 पाई डालेंगे। फिलहाल क्योंकि ये जो वायर्स हैं ये यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं कि ये इनफाइनाइट हैं, तो कई क्वेश्चंस में हम इसे अंडरस्टूड है कि ये इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला लेंगे 2I/A। 2I/A फर्स्ट वायर की वजह से अगर आप देखिए तो 2I/A अगर डालें, यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा। ये देखिए K की जगह आपका आ गया 10⁻⁻7, है ना। I कितना दे रखा है, फर्स्ट वाले वायर में है 20, और अपॉन डिस्टेंस अगर देखें P पॉइंट पे हमें निकालना है, इसकी वजह से P पॉइंट पे 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4, एक 0 और एक 0, और 400 × 10⁻⁻7, जिसे लिख देंगे 4 × 10⁻⁻5 यूनिट होती है टेस्ला।
डायरेक्शन भी तो लिखोगे ना, डायरेक्शन नहीं भूलना प्यारे। प्यारे इस वायर की वजह से अगर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे आप देखिए थंब करंट के डायरेक्शन में थंब रखिए, तो आप देखिए फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, फिंगर्स अंदर जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। मत लिख देना प्यारे, ये वाला रूल तो लगाएंगे, लेकिन क्या हमें इस पॉइंट पे निकालना है, वायर के इधर वाले पॉइंट पे निकालना है, या वायर के इधर वाले पॉइंट पे निकालना है? वायर के जिस तरफ निकालना है उंगलियां उस तरफ होनी चाहिए। अगर हमें इस तरफ निकालना होता तो हम इसे ऐसे रखते हाथ को, लेकिन अगर हमें इस तरफ निकालना है तो हाथ को इधर की तरफ, उंगलियों को इधर की तरफ रखेंगे, और इधर की तरफ ज़रा देखिए, ऐसे रखने से थंब ऊपर, फिंगर्स इधर की तरफ रखने से ये कहाँ आ रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आउटवर्ड थ्रू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ऐसे ही B2 निकालते हैं। B2 का फॉर्मूला KI2/A2। देखिए K की वैल्यू 10⁻⁻7, दूसरे वायर में करंट कितना है 30 एम्पियर, और डिस्टेंस इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसका इससे डिस्टेंस हो गया 10 10 10 मिल गए 30 सेंटीमीटर, जिसे हम लिखेंगे 0.3। तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 1 0 और 1 0 ऊपर और आएगा, ये तो काट दे रहे हैं, लीजिए ऐसे काट दे रहे हैं, ये 100 तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये हो गया आपका 200 × 10⁻⁷ या फिर 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब डायरेक्शन की बात आई, अब डायरेक्शन देखिए, थंब नीचे रखेंगे क्योंकि करंट नीचे है, और फिंगर्स कहाँ आ रही हैं, बाहर की तरफ। अरे फिर वही गलती कर रहे हो प्यारे, बाहर की तरफ तो आ रही हैं, लेकिन हमें इस पॉइंट पे थोड़ी निकालना है, वो पॉइंट इस वायर से इधर की तरफ है, तो फिंगर्स उधर नहीं, फिंगर्स इधर रखो। कैसे करके, ऐसे करके, ये देखिए, ये थंब नीचे गया आपका, अब फिंगर उधर की तरफ हो गई, देखो P की तरफ हो गई फिंगर, हमारा हाथ P पॉइंट की तरफ होना चाहिए। अगर इधर निकालना था तो हाथ ऐसे होना चाहिए, उधर की तरफ निकालना है तो हाथ उधर होना चाहिए, उंगलियां उधर की तरफ होनी चाहिए, और ऐसे करने से फिंगर्स अंदर जा रही हैं, P पॉइंट पे अंदर जा रही हैं, थंब इधर अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड। क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सिंपली क्या कर दोगे, B = B1 - B2, जो भी बड़ी है, ऑब्वियसली पहली वाली बड़ी है तो B1 - B2, दिस माइनस दिस करोगे 10⁻⁵ -5 कॉमन आएगा, बचेगा डायरेक्ट जो वो मैं लिख दे रहा हूँ 10⁻⁵ टेस्ला, और रिजल्टेंट डायरेक्शन वो बचेगा जो बड़ी है। बड़ी कौन सी है, ऊपर वाली, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। जो भी रिजल्ट आया उसका मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे और डायरेक्शन भी लिखेंगे। ठीक है प्यारे, चलिए ऐसे ही ये तो हमने P पॉइंट पे निकाला था, अब आप निकालेंगे Q पॉइंट पे। तो Q पॉइंट पे निकालने के लिए B1 लगाइए, फिर से K2I1/A1, और B2 निकालिए KI2/A2। बस वैल्यू का डिफरेंस होगा A1 और A2 का। करंट तो दोनों केस में वही है 10⁻⁷ 2। फर्स्ट वाले वायर में करंट है 20, और जबकि डिस्टेंस देखें Q पॉइंट से इसका डिस्टेंस हो गया 0.1, तो वही वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 4 × 10⁻⁵। लेकिन डायरेक्शन की बात देखें तो आप देखिए, अब की बार करंट ऊपर है, तो हाथ Q की तरफ जब रखा, इधर की तरफ Q की तरफ रखा, तो फिंगर्स अंदर जा रही हैं, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स। ऐसे ही Q की वजह से जब निकालेंगे, ये वाला जो वायर है, सॉरी सेकंड वाले वायर की वजह से निकालेंगे, तो फिंगर्स उधर नहीं, फिंगर्स इधर होनी चाहिए। फिंगर्स इधर जब रखेंगे तो आप देखिए इधर की तरफ घूम के, ये थंब नीचे, और Q पॉइंट की तरफ जब हाथ रखेंगे तो फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही हैं। Q पॉइंट की तरफ हाथ रखने से फिंगर्स अंदर जा रही हैं, तो इसका भी डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स। तो जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे, वैल्यू डाल देते हैं 10⁻⁷। I दूसरे वाले में है 30, और डिस्टेंस की बात करें, इस वायर का इस पॉइंट से डिस्टेंस है 0.1, पॉइंट हटाया 0 लगा, 3 2 6, आंसर लिख दें 6 × 10⁻⁵। दोनों को टेस्ला यूनिट ऐड कर दीजिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई B1 + B2। डायरेक्ट ऐड करके लिख रहा हूं मैं, ये हो गया 10 × 10⁻⁵ टेस्ला। दोनों इनवर्ट हैं तो रिजल्टेंट भी आ गया आपका इनवर्ट्स। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? डायरेक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है रिजल्टेंट में। ऐसे ही Q पॉइंट पे आपने निकाल लिया, अब R पॉइंट पे निकालना है। R पॉइंट पे आप निकाल के बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए कि एट पॉइंट R नहीं, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे बता दीजिए एट पॉइंट R पे कितना आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, बोले सर ये तो पहला क्वेश्चन है, 3 क्यों डाल दिया?
प्यारे, हमारा जो पूरा चैप्टर है वो सीरीज़ में चलता है। इससे पहले वाले लेक्चर में 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो वो वहाँ पे हैं। उसके बाद यहाँ ऐसे सीरीज़ में 3, 4, 5, 6 चलता जाएगा। कुछ क्लास में यहीं पे कराऊंगा, कुछ होमवर्क में दूंगा प्रैक्टिस के लिए जो आपको करने होंगे। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस शीट, वो अभी आपको आखिरी में पता चलेगी। फिलहाल ये आप करिए और देखिए क्या आ रहा है आंसर। फिलहाल चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नोट करिए, नोट करने से पहले अपने आप करिए, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्या कि 2 पैरेलल वायर्स P and Q placed at a separation of 6 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 5 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। ये देखिए 2 वायर्स हैं, 2 वायर हैं, एक में करंट I1, एक में करंट I2। बोले सर वायर कहाँ है? अभी तो वायर दिख रहे थे जो आपने ऊपर बनाए थे, इसमें ये सर देखिए 2 वायर ऐसे दिख रहे थे, इसमें कहाँ वायर दिख रहे हैं? बेटा एक्चुअली पिछले वाले में ये वर्टिकल वायर्स थे जो ऐसे ऐसे वर्टिकल प्लेन में बनाए थे, ऐसे खड़े हुए बनाए थे। लेकिन प्यारे अब की बार जो हमने बनाए हैं ये ऐसे ना करके ये ऐसे रखे हुए हैं वायर्स, एक ऐसे और दूसरा ऐसे ऐसे बाहर की तरफ है। बोर्ड पे बाहर की तरफ तो नहीं बना सकते, तो उसके लिए सिंबल्स हैं। अगर क्रॉस आप बनाते हो इसका मतलब इस वायर में जो ऐसे रखा है करंट अंदर की तरफ जा रहा है और बाहर की तरफ आ रहा है करंट, तो उसे डॉट से डिनोट करते हैं। डॉट का मतलब बाहर, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। तो ये 2 वायर्स हैं जो ऐसे रखे हुए हैं, एक में अंदर की तरफ, एक में बाहर की तरफ करंट है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, कैरिंग करंट पहले वाले में 5 एम्पियर, दूसरे वाले में 2 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन PQ वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, दिमाग के पुर्जे खोल देने वाला। ऐसे क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किए थे। 2 चार्जेस थे, कहते थे एक पॉइंट पे बताओ कहाँ होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। यहाँ क्वेश्चन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर। अब वो पॉइंट इधर की तरफ भी हो सकता है, इस वायर के इधर भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है और इन दोनों के इधर भी हो सकता है कहीं। लेकिन अभी हम देखेंगे कि सिर्फ वो पॉइंट जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी वो पॉइंट सिर्फ इस वायर के इधर ही हो सकता है, इधर भी नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता। कैसे, ये ध्यान से समझो। पहले ये जानना ज़रूरी है, तभी तो उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे कि कितना होगा, जब पता होगा कि वो पॉइंट है किधर की तरफ। देखो क्या करेंगे प्यारे, आप यहाँ पर देखिए कि ये बीच वाले पॉइंट पे कहीं पे भी क्यों रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकती? क्योंकि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के लिए हमें ये चाहिए कि दोनों वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जिसकी वजह से वो कैंसिल कर पाएँ। अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो वो कभी भी कैंसिल करके 0 नहीं हो पाएगी। जैसे बीच वाले पॉइंट पे आप देखिए, इसकी वजह से जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, कोई भी एक पॉइंट ये ले लें, तो जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए थंब अंदर की तरफ करा, तो फिंगर्स देखिए इस पॉइंट पे, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी। और कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से, ऐसे ऐसे होने की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए उस पर टेंजेंट बनाएंगे। ऐसे ही इस जिस पॉइंट पे बाहर की तरफ जा रहा है करंट, तो ऐसे लेंगे, थंब बाहर की तरफ लेंगे, तो इसके चारों तरफ जो गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने की वजह से किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगी। इसकी वजह से भी डाउनवर्ड, इसकी वजह से भी डाउनवर्ड, तो कभी भी ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती अगर बीच वाले पॉइंट पे हम देखें। लेकिन अगर इधर वाले या इधर वाले पॉइंट पे देखें तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं शायद। देखते हैं, लेट्स सी। अब हम निकालते हैं पहले R वाले पॉइंट पे, फिर इस पे आएंगे हम, ठीक है। पहले R वाले पॉइंट पे देखिए, इसकी वजह से जो गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जब करंट अंदर जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज आ रही हैं। आप देखिए क्लॉकवाइज बनाएं, ऐसी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इस पॉइंट पे देखें तो क्लॉकवाइज होने से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, क्लॉकवाइज होने की वजह से डाउनवर्ड आएगी। और ये आउटवर्ड है करंट, तो आउटवर्ड होने की वजह से उस पॉइंट पे क्या आएगी?
ऊपर की तरफ आएगी। आप देखिए क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ आएगी। तो फर्स्ट वाले की वजह से डाउनवर्ड, सेकंड वाले की वजह से अपवर्ड। हाँ, यहाँ कैंसिल हो सकती हैं। तो लेट्स सी कितने डिस्टेंस पे जाके कैंसिल होंगी वही हमने निकालना है, जबकि ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, वो डिस्टेंस हमने निकालना है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलिए, ये 5 एम्पियर और ये 2 एम्पियर। तो चलिए पहले फर्स्ट वायर एट पॉइंट आर निकालते हैं। आर पे फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/A फॉर्मूला होता है। वायर इनफाइनाइट ही मानेंगे जब कुछ नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे 1 1 लगाएंगे, 10⁻⁻7। I1 कितना है? फर्स्ट वाले का करंट है 5 और डिस्टेंस कितना है इसका यहाँ से यहाँ? ऑब्वियसली R प्लस एक्स। कितना? R प्लस एक्स। R की वैल्यू हमने दे रखी है, तो R की वैल्यू डाल दे रहे हैं कितनी? 6 प्लस एक्स। ठीक है प्यारे, टोटल डिस्टेंस वहाँ तक। अभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे मीटर में डालिए, सेंटीमीटर तो ऐसा यूनिट नहीं है। बिल्कुल सही बात, मीटर में डालनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर पे डालने पे भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर कैंसिल होने वाले हैं। ये मुझे पहले से पता चल गया, आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि क्यों कैंसिल होंगे। चलिए आगे देखेंगे कहाँ कैंसिल होंगे। फिलहाल B2 निकालें, तो B2 का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2/A2। तो आप देखिए कि ये तो हो गया आपका I2, सेकंड वाले में करंट है 2 और डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक है x। हमें मालूम है फॉर मैग्नेटिक फील्ड टू बी 0, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के लिए B1 शुड बी इक्वल टू B2, यानी 10⁻⁷ इंटू ये हो गया आपका 10 अपॉन 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁷ 4/x 4/x। 10⁻⁷ कट गया, तो इसकी जगह k भी लिख सकते थे, k कट जाता। अब देखो इधर भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, दोनों तरफ कट हो जाएगा, इसलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। हमें मालूम था कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 निकालने के लिए दिस इज इक्वल टू दिस रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने वहाँ पे मीटर में नहीं किया। फिलहाल ये आप कैंसिल करिए, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, ये इधर आया 5x इज इक्वल टू 12 प्लस 2x, 3x इज इक्वल टू 12, यानी x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना था, कितनी दूर? 4 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं? इसको अपने आप सॉल्व करिए एक बार फिर से और देखिए आपसे सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी क्वेश्चन आया कि सर जी आप ये वाला पॉइंट इधर लेने की बजाय इधर भी तो ले सकते थे, तो सुन लो इधर क्यों नहीं हो सकता आंसर, या हो सकता है शायद। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं प्यारे। देखिए इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी और इस वायर की वजह से बाहर की तरफ है करंट, तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। एक की वजह से क्लॉक और दूसरे की वजह से एंटी क्लॉक। तो इधर वाला जो रीजन है इसकी, इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगी, इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगी। तो हाँ, ऑपोजिट तो होंगी लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कभी नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी प्यारे? इसलिए नहीं कर पाएंगी क्योंकि आप देखिए ये मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है 1 वाली, 2 वाली थोड़ी कम। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप देखिए पहले का मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। पहले वाले का करंट ज़्यादा है और डिस्टेंस भी पहले वाले की वजह से कम है। दोनों ही बातें, चाहे करंट ज़्यादा हो चाहे डिस्टेंस कम हो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देगा। करंट ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने से मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है प्यारे? जबकि सेकंड वाले की वजह से आप देखिए डिस्टेंस बहुत दूर है, डिस्टेंस दूर होने से एक तो मैग्नेटिक फील्ड कम हुई, करंट कम है उससे मैग्नेटिक फील्ड और कम हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कभी भी कैंसिल नहीं कर पाएंगे। आप वैल्यू निकाल के देख लो, इस पॉइंट पे B1 निकाल के देखो, B2 निकाल के देखो, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, वो पॉइंट उधर की तरफ ही हो सकता है जहाँ पे इस वाले वायर और उस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होंगी। जो मैंने अभी बात बोली ज़्यादा कम, एक बार फिर से समझो अगर नहीं समझ में आई है। हम बढ़ते हैं जब तक आगे। ठीक है प्यारे, चलिए बात आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं बायोसेवर्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आपके छाट के लाए हैं। असाइनमेंट में भी मैंने दिए हैं, इसमें भी करा रहा हूँ। दिमाग के पुर्जे खुलने वाले हैं, इसलिए ध्यान से।
यूज बायो-सेवर्ट्स लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। देखिए क्या करने वाले हैं हम, जैसे कि पहले क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि एक स्क्वायर है, इस तरीके से स्क्वायर में करंट फ्लो कर रहा है, स्क्वायर की शेप में वायर है और करंट फ्लो कर रहा है जिसकी साइड करंट वगैरह दे रखा है। कह रहे हैं इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यानी डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे। तो यहाँ पे हम बैक टू बैक 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें अलग अलग शेप्स दे रखी होंगी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। जैसे कि स्क्वायर लेंगे, फिर एक रेक्टेंगल लेंगे और फिर एक ट्राइंगल लेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे, इन तीनों के सेंटर पे निकालनी होगी। आगे आपको अपने आप करने होंगे, इस ट्राइंगल की बजाय अगर एक 5 साइड वाला पेंटागन ले लो, हेक्सागन ले लो। चलो पेंटागन का आप करके दिखाओगे जब मैं ये तीनों कर दूंगा, घर पे खुद करके देखिएगा। ऐसे ही एक सर्किल भी होगा, सर्किल की वजह से वायर अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो एक अलग ही लेक्चर है, वो डेरिवेशन हम करेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ इस लेक्चर में ये तीनों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट वायर्स हैं। स्ट्रेट वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो एक सिंगल स्ट्रेट वायर की वजह से मालूम है, 4 स्ट्रेट वायर या 3 स्ट्रेट वायर की वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो हम स्ट्रेट वायर के फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिलहाल चलिए कह रहे हैं यूज बायो-सेवर्ट लॉ टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2a कैरिंग करंट I। साइड है 2a और करंट है I। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा प्यारे। ये लीजिए, आपने इस तरीके से एक स्क्वायर बना दीजिए, बढ़िया सा, बड़ा सा, ठीक है, ओके। ये स्क्वायर बन गया आपका। ये साइड का नाम रख दीजिए ABCD, ठीक है प्यारे। स्क्वायर नहीं लग रहा है तो लो थोड़ा सा छोटा कर दो, अब लगने लगेगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये तो इन्होंने दिया नहीं कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम अपने आप कंसिडर करेंगे कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज है। चलिए वैसे कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। साइड इसकी दे रखी है 2a, ध्यान दो, जनरली हम साइड A लेते हैं, क्वेश्चन में जनरली A दे रखी होती है, इसने 2a दी है तो 2a से करेंगे, 3a दे रखी होती तो 3a से करते। फिलहाल इस पॉइंट सेंटर पे निकालने के लिए डायगोनल्स का इंटरसेक्शन ले लीजिए प्यारे, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन ले लीजिए, ये लीजिए डायगोनल्स का इंटरसेक्शन ले लिया, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए O। अब आप क्या करेंगे, आप 4 वायर्स हैं यहाँ पे स्ट्रेट, उन चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। लेकिन एक बात है कि एक तो ये वायर्स इनफाइनाइट नहीं है, पहले इसकी वजह से निकालेंगे, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, फाइनाइट वाले का फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा, चारों की वजह से डायरेक्शन लिखेंगे और उसके डायरेक्शन की हेल्प से या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बात देखिए, पहले चारों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एक तो सेम होगी मैग्नीट्यूड, क्यों, क्योंकि चारों की लेंथ सेम है, चारों की लेंथ सेम है और चारों से जो डिस्टेंस है सेंटर पे निकालनी है, डिस्टेंस भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं B1 = B2 = B3 = B4, चारों की सेम होगी। और डायरेक्शन की बात करें तो बेटा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन O पॉइंट पे अंदर की तरफ होगा, जबकि इसकी वजह से भी अंदर की तरफ होगा, इसकी वजह से भी देखिए अंदर आ रही हैं और इसकी वजह से भी फिंगर्स अंदर आ रही हैं। तो चारों की वजह से डायरेक्शन भी सेम होगा, चारों का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स होगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऑब्वियसली चारों को ऐड कर देंगे या 4 टाइम्स कर देंगे एक की मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आ जाएगा B1 + B2 + B3 + B4, यानी 4 टाइम्स B1 करके आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला डालना शुरू कर दीजिए बस। बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये लीजिए यहाँ लिख रहे हैं, स्ट्रेट वायर की वजह से μ0/4π, ठीक है, I/A, 2I/A नहीं लगा देना, वो इनफाइनाइट की वजह से होता है, यहाँ फाइनाइट है। फाइनाइट का फॉर्मूला I ब्रैकेट में sin φ1 + sin φ2, वेयर φ1 φ2 क्या होता है जरा देख लीजिए। ये इस तरीके से जैसे वायर है, ये वायर से ये डिस्टेंस लेते हैं, ये तो होता है A से डिनोट करेंगे, ये कितना होगा, ऑब्वियसली ये 2a है, ये 2a है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, A होगा ऑब्वियसली। हाँ, अगर ये A/A दे रखा होता, ये A दे रखा होता तो ये A/2 ले लेते, तो 2a है तो इसलिए A आ गया। ये φ1 एंगल हो जाएगा और ये φ2 एंगल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। ऑब्वियसली आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज मालूम है कि ये जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती हैं ये 90 डिग्री पे एंगल बनाती हैं, तो ये पूरा 90 डिग्री है तो ये 45 एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे φ1 और φ2 दोनों की जगह
45 डिग्री कर देंगे। 45 साइन 45 कितना होता है बेटा, इससे काट मत देना क्योंकि इस पूरे की वैल्यू आपको मालूम है 10⁻⁷ होती है, तो बाद में देखेंगे कि काटना है या नहीं काटना है, अभी तो इसे ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, साइन 45 होता है 1/√2, लेकिन 2 बार है तो इसे इंटू 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसे रैशनलाइज कर लो, सिंपल सा √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो √2 × √2 होता है 2, और ये पूरा 2 से कट जाएगा, फॉर्मूला आ गया आपका μ0/4π, है ना, ये हो गया आपका 4√2/A। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। देखने में इतना टिपिकल लग रहा था, लेकिन देखो 3 से 4 स्टेप्स का आंसर है चुटकियों में। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो 3 से 4 स्टेप्स में आप आसानी से निकाल सकते हो। ब्रैकेट में इसका डायरेक्शन चारों का इनवर्ड्स है तो रिजल्टेंट भी इनवर्ड्स होगा। हालांकि कुछ बच्चों को आउटवर्ड्स आ सकता है अगर उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन लिया। दोनों ही आंसर सही होंगे। आई लगाना रह गया, आधा नंबर मत कटवा लेना। सारी चीजें आते हुए एग्जाम में ऐसी हरकतें मत करना कि बीच में से कुछ चीज छोड़ आओ, आई लगाओगे। फिलहाल प्यारे आप चाहें तो ये 4 से 4 काट सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे आई और ए की वैल्यू गिवन नहीं है। गिवन होती है आई ए की वैल्यू डालते तो μ0/4π की 10⁻⁷ भी डालते, लेकिन यहाँ डालनी नहीं है तो चाहे 4 से 4 आप काट सकते हो तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे, √2 μ0I/πA। ठीक है, √2 μ0/πA × I। ठीक है प्यारे, चलिए ये नोट कर लीजिए, अपने आप करिए। फिर जैसे कि ये हमारा था स्क्वायर, अभी बात आएगी रेक्टेंगल। अगर इसी की जगह रेक्टेंगल कर दें तो क्या हो जाएगा। अब रेक्टेंगल की तो बेटा 2 साइड्स होंगी। लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन यूजिंग बायो-सेवर्ट्स लॉ टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बैंड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड A एंड B कैरिंग करंट I। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अभी बात आ रही है कि ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो प्यारे इसे फिर रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाइए। 2 साइड्स बड़ी होंगी, 2 साइड्स छोटी होंगी। देखिए प्यारे, ये यहाँ पे हमने कर दिया आपकी बार ऐसे। ठीक है, ये लीजिए, ये बन गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD, जिसकी एक साइड है A जबकि एक साइड है B। ठीक है, ये A और ये B। अच्छा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यानी डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे। ये लीजिए डायगोनल बन गई, ये डायगोनल का इंटरसेक्शन हो गया O। तो बच्चे पिछले वाले में तो चारों मैग्नेटिक फील्ड सेम आ गई थी चारों वायर्स की वजह से, लेकिन यहाँ सेम नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ लेंथ अलग अलग है। इस वाले वायर की, AD वाले वायर की और BC वाले वायर की तो सेम है, तो इन दोनों की वजह से सेम आएगी। जबकि इन दोनों की सेम है लेंथ, तो इन दोनों की सेम आएगी। तो 2 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी। आप देखिए करंट तो वही क्लॉकवाइज ले लिया, किस किस की सेम आएंगी, ये देखिए किसकी सेम आएगी। एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो DA की वजह से है, DA की वजह से, वही BC की वजह से होगी, वही BC की वजह से होगी। लेट इट बी B1, लेट से। ठीक है, ऐसे ही जो AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, तो वही BCD की वजह से होगी। लेट इट बी B2। ठीक है, डायरेक्शन देखिएगा तो डायरेक्शन तो चारों की वजह से सेम ही आना है। ये देखिए, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से अंदर और इसकी वजह से भी अंदर, तो डायरेक्शन सेम आएगा। तो सबका परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स और इसका भी परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। तो बाद में तो आपको ऐड ही करना है मैग्नेटिक फील्ड्स को, लेकिन अभी कैसे निकालें, पहले हम ऐसा करेंगे कि इसकी अलग निकालेंगे और फिर इन चारों को ऐड करेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी प्यारे, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इसकी और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ट्वाइस B1 हो जाएगी, ट्वाइस B1 इसकी और इसकी, ऐसी इसकी और इसकी वजह से भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी ट्वाइस B2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। 4 मैग्नेटिक फील्ड होंगी, 2 वालों की सेम है तो ट्वाइस B1 और इन 2 वालों की सेम है तो ट्वाइस B2। 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा B1 + B2। तो सिंपली अब आपका काम रह गया B1 और B2 निकालना।
b1 कैसे निकालें प्यारे, चलिए पहले b1 निकालते हैं, ये हमने निकालना है। b1 निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि i ओवर a साइन फाई 1 ओवर साइन फाई 2, साइन फाई 1 ओवर साइन फाई 2। अच्छा, मैं यहाँ पे a ना लिखने की बजाय r लिख दे रहा हूँ, क्योंकि a और b ऑलरेडी डिनोटेड है वहाँ पे। r की वैल्यू देख लेंगे क्या है, और फाई 1 फाई 2 क्या है, पहला वाला जो वायर है AD वाले वायर की वजह से अगर हम निकालें तो आप देखिए प्यारे, ये आपका हो गया फाई 2 और ये हो गया आपका फाई 1। ऑब्वियसली ये दोनों एंगल सेम होंगे, बाइसेक्टर है, सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों 45 नहीं होंगे। यही डिफरेंस है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। स्क्वायर में 90 डिग्री पे कट होती है डायगोनल्स, रेक्टेंगल में बेटा ये 90 नहीं होता। ये एंगल तो सेम होंगे बट पूरा का पूरा 90 नहीं होगा, तो 45 नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट 45 ना लिख के क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा साइन फाई। एंगल तो इक्वल होंगे, साइन फाई 1 साइन फाई 2 इक्वल होगा। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर साइड हो गई ये, जो कितनी होगी a/2 पूरी a है तो ये हो गई a/2, और ये कितनी होगी, ऑब्वियसली ये पूरी b है तो ये इसकी आधी हो जाएगी b/2। तो ये जो हाइपोटेन्यूज आएगी, ये हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी, a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर का अंडर रूट। तो यही करते हैं हम, यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह लिख देते हैं a/2 और ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की जगह लिख देते हैं अंडर रूट a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। इसको एलसीएम शेल्सियम लेके 2 वगैरह काटेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आंसर हो जाएगा a/a² प्लस b² का अंडर रूट। तो बेटा ये आपका साइन फाई 1 आ गया और साइन फाई 2 भी इतना ही होगा। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं कि आई की जगह तो आई करंट तो आई है, लेकिन डिस्टेंस कितना लेंगे, ये इस वायर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस आर है वो ऑब्वियसली कितना होगा, b का आधा, तो यहाँ लिख देंगे b/2। और साइन फाई 1 आपका आ चुका है कितना, a/√a² प्लस b², लेकिन साइन फाई 2 भी है तो ये दोनों सेम होने की वजह से ट्वाइस हो जाएगा, और ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये बन गया k 2i, 2 ये 2 नहीं, 2 ऊपर जाके बन जाएगा 4ia, तो है ही है, अपॉन b बचेगा ही बचेगा, और अंडर रूट में a² प्लस b²। ये आ गई आपकी b1। k की जगह अभी हम μ0/4π लिख देंगे। ऐसे ही इसकी वजह से निकालेंगे b2 निकालेंगे AB वाले वायर की वजह से। तो प्यारे हमें ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है निकालने की। सिमिलरली जैसे ये फॉर्मूला आया है, सिर्फ सिंपल वर्ड लगा के सिमिलरली b2 हम डायरेक्ट लिख देंगे। बस यहाँ साइड A थी, A की जगह B हो गई है प्यारे, तो सिंपली जहाँ A आ रहा है उसकी जगह B कर देंगे, B की जगह A कर देंगे, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देंगे k 4ib अपॉन, और ये b की जगह हो जाएगा a, और यहाँ a की जगह b की जगह a करें तो भी वही रहेगा, ये आपका आ गया b2। अब सिंपली ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ले आइए, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई ट्वाइस b1 प्लस b2 यानी k इंटू 4ia अपॉन b अंडर रूट a² प्लस b² प्लस k इंटू 4ib अपॉन a अंडर रूट a² प्लस b²। बच्चे सब कुछ तो कॉमन आ रहा है, 4ik कॉमन आ गया तो k तो बाहर लिख ही दिया, 4 बाहर लेंगे तो बन जाएगा 8, i कॉमन लेंगे ये i आ गया, और नीचे से अंडर रूट a² प्लस b² आ गया। ठीक है, तो 4ik ओवर ये, तो यहाँ बचा a अपॉन b, जबकि यहाँ क्या बचा b अपॉन a। इसका एलसीएम शेल्सियम लीजिए, 8i अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², और ये एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपका एलसीएम ab, और ऊपर आ जाएगा a² प्लस b² प्लस b² की पावर 1। ठीक है, नीचे कितनी पावर है, a² प्लस b² की पावर 1/2 है। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और ऊपर है पावर 1, तो जब इसकी पावर या अंडर रूट यहाँ से हटा रहा हूँ, इसकी पावर 1/2 से ये ऊपर -1/2 होगी, तो क्या बचेगा, k की जगह तो μ0/4π लिख दे रहा हूँ, 8i ओवर ab लिख दे रहा हूँ, और ऊपर a² प्लस b² की पावर बचेगी 1/2, 1 -1/2 1/2 बचेगी, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। तो प्यारे
ये फॉर्मूला आपका आ गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, और चारों क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स आएगी। डायग्राम के हिसाब से तो हम लिख देंगे परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है प्यारे, तो समझ रहे हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है। स्क्वायर कितनी आसानी से आया था, बट रेक्टेंगल में अलग अलग साइड्स होने की वजह से थोड़ा तामझाम करना पड़ा, बट कंसेप्ट क्लियर है तो बड़ी आसानी से ये इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, पॉज करिए, एक बार समझिए, फिर उसके बाद अपने आप करिए, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए चलते हैं आगे। ओके प्यारे, उम्मीदें मज़े आ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। बहुत ही गहराई वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ समझते जाइए। अगला क्वेश्चन आ रहा है ट्राइंगल का। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये लीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने बना लिया। कह रहे हैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स में करंट फ्लो कर रहा है, कितना बोल रहे हैं, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, साइड कितनी है इसकी, A इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन। ये लीजिए, मीडियंस का इंटरसेक्शन बना दे रहे हैं। एक मीडियन ये बनाई, एक मीडियन ये बनाई, एक मीडियन हमने ये बनाई। ये इंटरसेक्शन को कहते हैं सेंट्रॉइड। लेट इट बी O, ये हो गया A B C। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A, और A की वैल्यू हम अलग से लिख दे रहे हैं 4.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो प्यारे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये I और ये I तीनों की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और तीनों को डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन क्या होगा आप देखिए, इसकी वजह से अगर देखें तो अंदर की तरफ आएगी, इसकी वजह से देखें तो अंदर की तरफ, और इसकी वजह से देखें तो फिर अंदर की तरफ। तीनों की वजह से सेम डायरेक्शन एडअप हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि तीनों वायर्स की लेंथ भी सेम है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, लेंथ सेम है। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए AB की वजह से निकालेंगे, और BC की वजह से निकालेंगे, और CA की वजह से निकालेंगे, और इन तीनों का डायरेक्शन जो आएगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स आएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इन तीनों को एडअप करेंगे, AB की, BC की और CA की, लेकिन तीनों की सेम होने की वजह से 3 टाइम्स BA कर देंगे। 3 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ BA की वजह से निकाल लें, BA लिख लो चाहे AB लिख लो, AB की वजह से निकाल लें, और उसे 3 गुना करके आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। ये लीजिए, 3 टाइम्स BA अगर करें तो BA फिर एक इनफाइनाइट वायर है या फाइनाइट वायर है। ऑब्वियसली ट्राइंगल में फाइनाइट होगा, तो फाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, μ0/4 पाई I/A sin φ1 प्लस sin φ2। अब बेटा यहाँ A नहीं लिखोगे, यहाँ आप R लिखोगे, क्योंकि A से ऑलरेडी डिस्टेंस डिनोट हो रहा है साइड A, तो फिलहाल R लिखोगे। और R का मतलब क्या होगा, इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये होगा R, जो आपको निकाल के इसमें डालना पड़ेगा। φ1 और φ2 निकाल के डालने पड़ेंगे, और उसे 3 टाइम्स करके मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब φ1 और φ2 क्या होंगे, आप देखिए प्यारे, ये वायर है, ये वायर है, ये R है, इसका इधर से एंगल ये φ1 और इधर से एंगल ये φ2। ऑब्वियसली प्यारे ये दोनों एंगल सेम होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में प्यारे ये जो 3 इस तरीके से मीडियंस होती हैं, ये 120 120 120 का एंगल बनाती हैं। तो पूरा 120 120 120 के होने की वजह से ये पूरा भी 120 होएगा, और अगर ये पूरा 120 होएगा तो इसको आधा आधा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 60 60। फिर से ये पूरा 120 होने की वजह से ये आधा आधा हो जाएगा 60 60। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ sin 60 और sin 60। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। अब R की बात रह गई, R कैसे निकालें। R मैं यहाँ से निकाल ले रहा हूँ, ये सेंट्रॉइड का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये R है, ये कैसे निकालें प्यारे। तो आप ये देखिए कि ये वाला ट्राइंगल में ये वाली साइड कितनी है, A/2। ठीक है, पूरी A की आधी, ये है A। ठीक है, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अभी आपने देखा ये 60 60 60 60 होंगे। तो आप सिंपली इसके सामने वाली साइड है और बेस है, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है,
1060 में आता है। 1060 का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड है आपकी a/2 और बेस है आपका r, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई 90 के सामने वाली, तो ये लीजिए r कितना हो गया, r इज इक्वल टू, ये चलिए 1060 की वैल्यू डालिए, √3 इज इक्वल टू a/2r, तो r आ गया आपका a/2√3, r इज इक्वल टू a/2√3। ये सिंपली यहाँ पे आप r की जगह डाल दीजिए, ये k की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, I की वैल्यू है आपकी 1 एम्पियर, r आ गया आपका a/2√3 और sin 60 कितना होता है, √3/2, यहाँ पे लिख देंगे sin 60 की जगह √3/2, लेकिन 2 बार है sin 60 तो इंटू 2 कर दिया प्यारे, ये हो गया आपका 3 × 10⁻⁻7, ये 2√3 ऊपर चला जाएगा, a की जगह a की वैल्यू डाल दीजिए 4.5 × 10⁻⁻2 और ये 2 से 2 कट के बच गया आपका √3, √3 × √3 कितना होता है 3, ठीक है। अभी 3 करेंगे, इसको पॉइंट हटाया, ये आपका 10 लगा, 3 1 और 3 1 3, 3 5 15, 5 2 5 3 और √3 × √3 होता है 3, जो 3 से कट गया, बचा ऊपर 2 2 4 और 2 2 4 के साथ 10⁻⁻7 है, ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, +2 अगर इसमें कर दें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। यूनिट मत लिखना भूलना, टेस्ला इसकी यूनिट है, आधा नंबर गवा दोगे फालतू में, ठीक है। तो ये बेटा देखिए जनरल फॉर्मूला ये आपका आ गया, और ब्रैकेट में आप इसका डायरेक्शन लिखना मत भूलिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि क्लॉकवाइज है, नहीं दे रखा था कि करंट क्लॉकवाइज है, आपने क्लॉकवाइज माना है तो क्लॉकवाइज के हिसाब से आप लिख दीजिए। ये आपका थंब ऐसे, तो फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही हैं, तो परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अगर एंटी क्लॉक बनाया तो एंटी क्लॉक के हिसाब से लिख दीजिए, ठीक है प्यारे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए पॉज मारिए, इसको करिए, इजी था। और इसके बाद एक आप फिर खुद करेंगे 5 साइड वाला पेंटागन अगर हो, जिसकी साइड ए है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालिए और बताइए कि पेंटागन के सेंट्रॉइड पे क्या फॉर्मूला आ रहा है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बोले हैं कि एक इस तरीके से आइसोसेलेस ट्राइंगल है, फिगर शोज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें दिमाग लगा के इमेजिन करके डायरेक्शंस वगैरह देखने हैं। कह रहे हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस है जिसकी 2 साइड्स R और R हैं, ये A है, ठीक है। तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। साइड current of 1 ampere is passing downward along a thin straight wire cutting the plane of paper normally as shown at Q। ये देखिए एक वायर ये है, एक वायर R पे है, ऐसा लिखा है। Q पे क्रॉस लगा है, क्रॉस का मतलब लिखा भी है उसने, कटिंग द प्लेन ऑफ पेपर नॉर्मली। इस वायर में डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, यानी इस पेपर के अंदर की तरफ करंट जा रहा है, क्रॉस का मतलब होता भी अंदर की तरफ है। और एक वायर यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, डॉट का मतलब इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो 2 मान लीजिए ऐसे इस तरीके मिसाइल निकल रही हैं, लेकिन एक में अंदर और एक में बाहर करंट ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अभी बोल रहे हैं इन दोनों की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन B एट P। बोले सर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? बेटा नया शब्द है, लेकिन मतलब वही है। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि B पे कितनी इंड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों वायर्स की वजह से, एंड अज्यूम द वायर्स टू बी इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो सिंपल वही काम करना है बच्चे, आपको दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 लिखनी है, उसका डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन के हिसाब से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब B1 B2 कैसे निकालें? प्यारे देखिए ये वायर है, इसके चारों तरफ गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इसके चारों तरफ भी गोल गोल इस तरीके से गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। एक में अंदर जा रहा है, एक में बाहर आ रहा है, लेकिन इसके चारों तरफ होंगी कंसेंट्रिक सर्कल्स। लेकिन इसके जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, करंट अंदर जा रहा है, तो थंब ऐसे रखने से कैसे आएंगे? ये आएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। जबकि इसके आ रहा है बाहर की तरफ, तो इसके कैसे आएंगे? इसके आएंगे सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज। ये लीजिए एंटी क्लॉकवाइज बना दिया।
ठीक है। अब आप सोचिए ऐसे गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते जाएं तो P पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से गोल गोल बनाए, रफली बना दी मैंने, तो ये क्लॉकवाइज होने की वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाने के लिए उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे बनाते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएं तो टेंजेंट ऐसे बनेगी। तो ये तो हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड B1 फर्स्ट वाले वायर की वजह से, Q वाले वायर की वजह से B1 हो गई। ठीक है, जो कैसे निकालेंगे, B1 का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I ओवर R। ठीक है, फर्स्ट वाला करंट, फर्स्ट वाला डिस्टेंस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी के ही लिख रहे हैं तो I कितना है दोनों में, 1 एम्पियर है। चलो जब वैल्यू डाल रहे हो तो इधर भी वैल्यू डाल ही दो। ये हो गई आपकी 10 टू द पावर -7। और डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है R। ठीक है, इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस R। अब R तो दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, जब R नहीं दे रखा है तो इसकी वैल्यू भी मत डालो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही लिखोगे। तो ये आपका आ गया कितना, 2K ओवर R। ठीक है, या K पे अलग ही लिख रहे हैं, 2 ओवर R आ गया, डायरेक्शन इधर की तरफ आ गया। चलो ऐसे ही B2 निकालो, सेकंड वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। बेटा ये सर्किल ऐसे ऐसे आएंगे, इस पॉइंट पे अगर हम सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाएं इस तरीके से, इमेजिन करो इस तरीके से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाएं, तो इस पॉइंट पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाने के लिए इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, तो टेंजेंट ऐसी बनेगी नहीं बनेगी, ऐसी टेंजेंट बनेगी। तो आप देखिए ये टेंजेंट ऐसी आ गई, ये हो गई B2, ये B2 हो गई, ये B1 हो गई। पहले B2 लिख लें, फिर बताएंगे क्या करना है। 2I ओवर R, 2 करंट कितना है, करंट ऑफ 1 एम्पियर पासिंग इन थ्रेन, दोनों के दोनों में 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे K इंटू 2 इंटू 1, और डिस्टेंस कितना है इससे R। ठीक है, R क्वेश्चन में ये R दे ही रखा था, और करंट बेटा 1 एम्पियर दे रखा है तो 1 लिख दोगे, और I एम्पियर दे रखा है तो I लिख दोगे। ठीक है, हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो I की जगह 1 लिख दें, तो ये भी आपका हो गया K इंटू 2 ओवर R। कोई परेशानी? अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐड मत कर देना। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? सेम में होती तो ऐड करते, ऑपोजिट में है नहीं, ये दोनों एक दूसरे से हैं 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्यारे बीच में आएगी, और इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब B1 और B2 की वैल्यू यहाँ डालने की बजाय आप देखिए दोनों सेम है, तो B1 की जगह भी B1 लिखा रहने दो, और B2 की जगह भी अगर B1 कर दो तो ये हो गया ट्वाइस B1 स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट 2 बाहर आएगा और B1 स्क्वायर का अंडर रूट B1 हो जाएगा। ऐसा लिखना आसान होगा, B1 की जगह डायरेक्ट डाल दें K 2 ओवर R, K की जगह लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और 2 रूट 2 है ही है और R है ही है। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। चाहे 2 से 2 काट सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आंसर बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्यारे? ठीक है, अच्छा एक बात इसमें और, इसमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी लिखोगे। जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आया है प्यारे, वो ऐसे आया है, किस डायरेक्शन में आया है? ये जो QR वाला वायर है, QR वाले वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट आई है। तो यहाँ पे लिख दोगे परपेंडिकुलर टू लाइन QR इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन प्यारे अगर आप ऐसे आंसर छोड़ दोगे तो हो जाएगा गड़बड़। क्यों गड़बड़ होगा? इसलिए गड़बड़ होगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको A तो दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस तो A दे रखा है A, बट क्या ये डिस्टेंस क्वेश्चन में कहीं मेंशन है कि R है? स्मॉल r डिस्टेंस कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आंसर आप स्मॉल r के टर्म्स में नहीं छोड़ोगे। स्मॉल r को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे? डायग्राम साफ तौर से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, r इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट करके ये r की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दोगे क्या? a अपॉन रूट 2 ऊपर जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? म्यू नॉट। 4 से 4 कट चुका है, सिर्फ यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचेगा, म्यू नॉट, नीचे पाई बचेगा, और
ए बचेगा। ठीक है प्यारे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इन्होंने साथ में आई भी दिया है, ये मान के कि ऊपर 1 एम्पियर की बजाय अगर आई एम्पियर कर दो तो यहाँ आई आ जाएगा, आई की जगह 1 वैल्यू लगा दो तो आई गायब हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन जैसा भी है वैसा आप कर दोगे। फिलहाल अगर आई की वैल्यू 1 एम्पियर होती तो ये आंसर आ जाता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो हमारा आंसर म्यू नॉट अपॉन पाई है, म्यू नॉट अपॉन पाई है। क्या पाई है? आप इसका सोल्यूशन पा गए हैं, समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक लाइक बटन कर लीजिए, हम भी कुछ पा जाएं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके प्यारे, तो ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद आएगा एक क्विज क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जल्दी से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग इंसुलेटेड वायर्स आर कैप्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे कैरी करंट कितना, I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल टू I1 is equal to this, I2 is equal to 1.5 ampere. Find the magnitude and direction of magnetic field at point P. ठीक है, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सेकंड पार्ट छोड़ो, पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लो। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही सिंपल प्यारे, पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करो, नहीं आए तो हमारा सोल्यूशन देखो। चलो क्या है, अभी मुझे उम्मीद है कि आप कर पाओगे खुद, इसलिए विश्वास रखो और करो। बोल रहे हैं इस वाले और इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने की वजह से दोनों की पहले इंडिविजुअली निकाल लो, B1 अलग निकाल लो, B2 अलग निकाल लो और डायरेक्शन देख लो और फिर वेक्टर के हिसाब से कर दो। सबसे पहले I1 की वजह से देखें, ये करंट कैरिंग वायर है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ये वायर आप इनफाइनाइट मानेंगे, इनफाइनाइट वायर की वजह से आर ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I ओवर ए। ये लीजिए, यहाँ पे कर दीजिए के की जगह 10 टू द पावर -7, आई आपको दे रखा है 2 फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला जो डिस्टेंस है फर्स्ट वाले वायर से इसका जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर, जिसे आप लिख दोगे 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, मीटर में करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो ये आपकी हो गई, ये कट के 10 टू द पावर -2 ऊपर जाके प्लस होएगा 10 टू पावर -5 टेस्ला। चलिए B2 पे आ जाए। अरे डायरेक्शन नहीं लिखोगे, डायरेक्शन लिखना भूल जाते हो बार बार, बिना डायरेक्शन का कैसे सॉल्व होगा भैया, कि रिजल्टेंट प्लस करेंगे माइनस करेंगे परपेंडिकुलर करेंगे। तो आप देखिए इस वाले वायर की वजह से ये राइट हैंड मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो थंब ऊपर की तरफ, करंट फिंगर्स जो है अंदर की तरफ जा रही हैं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। ऐसे ही सेकंड मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, ये के तो हो जाएगा दिस, जबकि सेकंड वाला जो वायर है इसमें करंट है आपका 1.5 और डिस्टेंस अगर देखें इससे इस पॉइंट का तो ये है 3 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, मीटर में कर लीजिए, पॉइंट हटा 10 लगा, 1 जा 5 जा 5 2 जा 10, 10 से 10 कट गया और ये आ गया आपका 10 टू द पावर -5 टेस्ला। डायरेक्शन देखो भैया, डायरेक्शन देखिए, ये वाला वायर और वायर में करंट ऐसे जा रहा है, थंब ऐसे रखा, फिंगर्स कहाँ आ रही हैं ऊपर की तरफ, तो परपेंडिकुलरली आउट लिख दें। अरे नहीं भैया, इस पॉइंट पे थोड़ी निकालना है जो आपने फिंगर्स ऐसे रख ली। अरे हाथ उधर रखो जिस तरफ पॉइंट है, पॉइंट नीचे है तो हाथ नीचे रखो, थंब उधर हाथ नीचे तो फिंगर्स अंदर जा रही हैं, तो इसका भी डायरेक्शन आ गया परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सिंपली सेम डायरेक्शन है, एड अप हो जाएंगी, दोनों को ऐड करिए, दिस प्लस दिस हो जाएगा ट्वाइस 10 टू द पावर -5 टेस्ला, दोनों का इन्वर्ट है तो रिजल्टेंट भी हो जाएगा परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। पेपर से 90 डिग्री पे अंदर की तरफ रिजल्टेंट आ गया। सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट है, if the direction of current in one of the wire is reversed, what is the magnetic field at same point? बोल रहे हैं अगर इन दोनों में से एक भी वायर का करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट कर रिवर्स कर दें तो प्यारे, अगर किसी भी एक वायर का करंट रिवर्स करेंगे तो किसी भी एक वायर का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा। एक इनवर्ट एक आउटवर्ड अगर हो गई तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा और सेम मैग्नेटिक फील्ड होने से रिजल्टेंट माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 0। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 0। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं प्यारे? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। कंसेप्ट बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरी के कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो न्यूमेरिकल चुटकियों में होते हैं। अगर थ्योरी आपने नहीं अटेंड करी है तो ये लेक्चर नंबर 3 था, लेक्चर नंबर 2 अटेंड करिए, 1 अटेंड करिए, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए और फिर इस पे आइए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल प्यारे आ रहा है आपके सामने
quiz question. You have to answer this question by typing your answer in the comment box and I have to see कि कौन कौन बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं और कितने बच्चों को पिछले वाले सारे कंसेप्ट न्यूमेरिकल समझ में आए और कितने बच्चे यहाँ तक पहुँचे। ये जितने भी बच्चे आंसर करते हैं ये दिखाते हैं कि सर हमने वीडियो आखिरी तक देखी है तभी हमने आंसर किया, जो पूरी नहीं देखते वो कभी कोई इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर पाते हैं। फिलहाल प्यारे क्वेश्चन क्या है, ये एक इस तरीके से क्यूबिकल जाल दे रखा है आपको, वायर्स का जाल दे रखा है, 12 वायर्स हैं, यहाँ से एक तरफ से करंट घुस रहा है और दूसरी डायगोनल जी से करंट निकल रहा है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने रेजिस्टेंस में किया था ना, किरचॉफ लॉ में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालिए, रेजिस्टेंस नहीं निकालना है। क्या कह रहे हैं, फिगर शोज अ क्यूब ऑफ साइड L, जिसकी साइड L है, यूनिफॉर्म वायर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इफ द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट्स A एंड G। इस क्यूब के सेंटर पे बिल्कुल बीचों बीच, अंदर की तरफ बीचों बीच आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अगर बैटरी को A और G के बीच कनेक्ट कर दिया जाए। जैसे रेजिस्टेंस निकाला था, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किरचॉफ लॉ से, अभी एक इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पॉइंट पे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? करंट दे रखा है, साइड दे रखी है, लेट्स सी कौन आंसर कर पाते हैं। फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है जितने क्वेश्चंस कराए हैं समझ में आए होंगे। इससे और कुछ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट में दिए हैं, जिसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, प्रैक्टिस करिए ताकि कंसेप्ट्स और क्लियर हो। अगला लेक्चर, जैसे ये हमने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, अगला लेक्चर होगा सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे और उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अगला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। पहले करिए प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की, फिर बढ़िए आगे। फिलहाल बच्चे मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।